हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस का एक और यूज़, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले यूजिंग डायमेंशंस। अभी तक हमने फार्मूलाज को याद रखा है, समझा है, लेकिन आज हम फार्मूलाज को डिराइव करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। ठीक है जी। डायमेंशन से कैसे फार्मूला डिराइव किया जाता है ये हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले जब कभी भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि उसको करना कैसे है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई भी आप एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, अगर ऐसे है एल पी टी रेस्ट पर सी और एम एक्स टी जेड एंड एल वाई, तो अगर ए इज इक्वल टू एक्स आ जाए, बी इज इक्वल टू वाई आ जाए और c इक्वल टू जेड आ जाए, तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है हमें? यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइडेड वी नो द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो समझ लिया क्या है, पिछले अपने लेक्चर में हमने समझा, पिछले हमने वीडियो में समझा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि हम एक फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है तो मैं उसमें क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे और एक्सेलरेशन पे। और अगर आप इनकी डायमेंशन देखें, एम की डायमेंशन 1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन 1। So this is how we can make use of the डायमेंशनल फॉर्मूलाज। तो वहाँ से हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं या फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ये चीज़ जब समझनी होती है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब कोई एक एग्जाम्पल लें तो हम उसको उससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से डिराइव किया जा सकता है। ठीक है जी। तो हम एक एग्जाम्पल करके इसको समझेंगे कि हम फॉर्मूलेज को कैसे डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। व्हाट इज देयर? डिराइव डायमेंशनली द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। ठीक है, आप सब लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ी है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा है। तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। यही होती है, बिल्कुल यही होती है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल इसकी ऑपोजिटली जगह पे एक्ट करती है, तो हम इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये हमने अपनी न्यूटन्स लॉज में पढ़ा हुआ है। लेकिन अभी हम इस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर फोर्स होती है किसी भी तरह की फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस फोर्स, तो पहला फैक्टर फोर्स आ गया। और यहाँ पर उन्होंने तीन चीजें दी हैं। ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स? इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। ठीक है, जब कभी भी आप ऐसे फॉर्मूला को डिराइव करें, ऐसी चीज को डिराइव करें, तो आपने उसमें क्या चीज ध्यान रखनी है? आपने देखनी है कि किस चीज को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और किस चीज को राइट हैंड साइड पे रखना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है, सो दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई जिसकी मुझे एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, और वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर लिखूंगा, दैट फोर्स F डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस r। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हम हटा देते हैं और कांस्टेंट k ले लेते हैं। k कुड बी एनी कांस्टेंट, और वो हम देखेंगे उसकी वैल्यू कैसे हमें लिखनी है। तो हम अभी ये अज्यूम करके चलेंगे k इज ए कांस्टेंट, और मास आ गया, वेलोसिटी आ गया और रेडियस आ गया। लेकिन एक चीज ये भी है,
मुझे तो इनकी डायमेंशंस पता ही नहीं है। यहाँ तो मुझे पता है m की डायमेंशन 1 है, v की 2 है, r की 1 है, लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं है। बट मुझे डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मुझे कैसे इस फॉर्मूला को बनाना है और मुझे उस डायमेंशंस कैसे बनानी है ये मुझे देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करूँगा। फोर्स इज इक्वल टू m रेज़ टू पावर a लिख देंगे इसकी डायमेंशन, v की b लिख देंगे और r की c लिख देंगे। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो दैट मीन्स फोर्स मैंने यहाँ लिख दी, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर। ठीक है जी, और उस प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने हटा दिया क्योंकि हम हमेशा इक्वल टू किसी ना किसी चीज़ को लेके चलते हैं। जब हमने उसका इक्वलेंट लिया तो हमने कहा इज इक्वल टू के m रेज़ टू पावर m v और r। लेकिन मुझे डायमेंशंस चाहिए इसकी भाई, फोर्स की डायमेंशंस तो मुझे पता है, लेकिन मास, वेलोसिटी और रेडियस की नहीं ना पता, क्योंकि मुझे डायमेंशनली फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको a b और c लिख दिया। ठीक है, अब हम इन सबको इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक है, जब मैं इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशंस लिखूंगा तो एक स्टेप और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। f इज इक्वल टू क्या बन गया मेरे पास, m रेज़ टू पावर a, v रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c। ठीक है जी, सो लेट मी पुट इट इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं 1 रख लेता हूँ। इस स्टेप को अच्छी तरह से समझ लिया, सबको समझ आ गया होगा। अब हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं और इसी फॉर्मूला को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जब मैंने ये बनाया, क्या था मेरे पास, f इज इक्वल टू के m रेज़ टू पावर a, v रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c। अब मुझे इनकी डायमेंशंस लिखनी है। ठीक है, इनकी डायमेंशंस सबसे पहले हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है वो, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1 l1 t माइनस 2। ठीक है, अब हम मास का डायमेंशन लिखेंगे, सिंपल मास है तो m1 l0 t0। ठीक है, फिर वेलोसिटी का लिखेंगे, वेलोसिटी इज m0 l1 t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। और रेडियस, रेडियस इज नथिंग बट योर लेंथ ओनली m0 l1 t0। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, बिल्कुल 1 थी। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हाफ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बनाई, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ बनाई, लेट इट बी सेकेंड। ठीक है, मैं आपके समझाने के लिए बच्चे, ये वहाँ 1 2 3 नहीं लिखना आपने सिर्फ 1 इक्वेशन लेनी है और उसके बाद इसको ये सेकेंड आ गया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, m1 l1 t माइनस 2, ये पहला पॉइंट, इज इक्वल टू के ऐसे रख लेते हैं, m लिखना है m1 l0 t0 रेज़ टू पावर a आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, क्या आएगा ये m0 l1 t माइनस 1 रेज़ टू पावर b, ये आ गया। ठीक है, वेलोसिटी का डाला, सब्स्टिट्यूट करा और b लिख लिया। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे m0 l1 t0 रेज़ टू पावर c। ठीक है जी, क्लियर है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। ठीक है जी, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखते हैं ज़रा। जब आप a की पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा, m रेज़ टू पावर a l0 t0। ठीक है, m रेज़ टू पावर 0 l b t माइनस b, इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m0 l c t रेज़ टू पावर 0। ठीक है, कोई परेशानी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। जब आप बात करेंगे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, मास वाली जो बेसिस हैं वो अलग से ऐड होंगे, लेंथ वाले अलग से ऐड होंगे और टाइम वाले अलग से ऐड होंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, के कांस्टेंट ऐसे ही रहने देते हैं, m रेज़ टू पावर a आ जाएगा, a 0 प्लस 0 a बनेगा, l रेज़ टू पावर b प्लस c बनेगा, एक तो b है c है, और t रेज़ टू पावर माइनस c बनेगा, माइनस b सॉरी।
ठीक है, ए 0 0 ए आ गया, एल बी प्लस सी आ गया, टी 0 माइनस बी बन गया। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो बना m1 l1 t माइनस 2 फोर्स इज इक्वल टू के m रेस्ट पावर a l रेस्ट पावर b बाई प्लस c t रेस्ट पावर माइनस b, m रेस्ट पावर a l रेस्ट पावर b प्लस c t रेस्ट पावर माइनस b। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, m रेस्ट पावर a l रेस्ट पावर b प्लस c t रेस्ट पावर माइनस b, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, b प्लस c, हाँ जी ठीक है, ठीक है जी। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर ये a है, ये वाला अगर a है तो ये x के बराबर है, ये वाला अगर b है तो ये y के बराबर है, और ये वाला c है तो z के बराबर है। a b c छोड़ देते हैं, जो जिसकी जो पावर है उसको आप ले लो। a के m के ऊपर a था, a की 1 बन जाएगी। ठीक है, b प्लस c है तो 1 बन जाएगा इसकी वाली। ठीक है, और माइनस बी जो है वो -2 बन जाएगा, -2 बन गया ये वाला। ठीक है, इसको और इसको कैंसिल करेंगे, b इज इक्वल टू 2 बन गया, और b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, लेकिन 2 है हमारे पास 1, और c इज इक्वल टू -1। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो व्हाट वी हैव डिराइव्ड a इक्वल टू 1, b equal to 2, and c equal to -1. What was our equation number 1? Our equation number 1 was f is equal to k m a v b r c। ठीक है, तो ये बना f is equal to k m raised to power a v raised to power b r raised to power c। तो अब हम इसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट विल गेटिंग m1 v स्क्वायर r -1, k है साथ में, k इज द कांस्टेंट, हम k इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो f क्या बन गया हमारे पास, एम वी स्क्वेयर बाय आर। सो विच इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। सो दिस इज हाउ वी आर एबल टू derive the formula of a given quantity using dimensions। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया था, I have to derive the formula dimensionally। जो फोर्स थी वो किस पे डिपेंड करती थी, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। कांस्टेंट लिया, लेकिन मेरे पास फोर्स की डायमेंशन तो है, लेकिन मुझे डायमेंशंस बतानी है कि मास किसके बराबर होगा, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, रेडियस किसके कितनी उसकी डायमेंशंस होंगी। तो मुझे वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उनको ABC पावर्स दे दी। जब ABC पावर्स दी तो सिंपल उनकी पहले डायमेंशंस लिखी, जब उनकी डायमेंशंस लिखी तो ये सब कुछ लिख लिया, और जो जिसकी जो बेसिस थे उन सबको ऐड किया, पावर्स उनको इक्वेट की, और जब उनको इक्वेट किया तो एंड में मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। तो यही तो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो जहाँ पर जिस चीज़ की डायमेंशन की ज़रूरत होती है, हम जिस फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, हम उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई परेशानी आई होगी आपको समझने में। अगर आपको परेशानी आई है तो मैं आपके साथ एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम में आया है। द क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू, ठीक है जी, ऑफ ए स्ट्रिंग मे डिपेंड अपॉन लेंथ एल ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन। अब टेंशन देख के टेंशन पड़ गई, टेंशन क्या चीज आ गई भाई, टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन इज नथिंग बट द फोर्स इन द स्ट्रिंग, एंड मास पर यूनिट लेंथ m of the string, using the method of dimensions derive the formula for mu। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी नॉट म्यू, न्यू, फिर से गलत निकल गया, हम इसको फ्रीक्वेंसी ही रखते हैं ताकि परेशानी ना रहे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना फॉर्मूला बनाने से पहले मैं उनकी डायमेंशंस देख लेता हूँ, डायमेंशंस किसके बराबर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, जिसको हम 1/t लेते हैं, तो ये हो जाएगा m0 l0 t-1। ठीक है जी, ठीक है, दूसरा आ गई लेंथ, लेंथ इज नथिंग बट 1 पावर। ठीक है, तीसरी आ गई टेंशन, टेंशन इज नथिंग बट योर फोर्स।
कैपिटल टी में है, तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, डायमेंशंस पता है, m1 l1 t minus 2, एंड देन नेक्स्ट इज योर मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ आ गया, तो भाई ये क्या करेंगे हम, मास पर यूनिट लेंथ तो आ गया, तो आपने कुछ नहीं करना है, मास को लेंथ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आपने मास को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो ये हो रहेगा m1 l-1 t0, बिकॉज लेंथ जब आप ऊपर लेके जाएंगे -1 बनेगी, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें आपके लिए पहले इसलिए लिख रहा हूँ ताकि, क्योंकि आपके लिए टेंशन एक नया वर्ड है, मास पर यूनिट लेंथ एक नई चीज़ है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं है थोड़ी सी, तो मैंने इसके लिए आपके लिए डायमेंशंस लिख ली ताकि आपको चीज़ों को समझने में कोई मुश्किल ना रहे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन न्यू ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ एम ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला रफ बना लेते हैं पहले, तो ठीक है, चीज़ें समझ लेते हैं ताकि हमें परेशानी ना रहे। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ कोई अलग चीज़ नहीं है, एम दिया तो हम एम ही लिखेंगे उसको, ठीक है, ये आ गया। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी से कांस्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा एल टी एंड एम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है पावर्स लिखना, ए बी एंड सी, नथिंग एल्स। सो माय फॉर्मूला विल बिकम, what my formula will become, frequency is equal to k l raised to power a t raised to power b m raised to power c। ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो मैं इसको आगे लिखता हूं जरा। सो व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू के एल रेज्ड टू पावर a t रेज्ड टू पावर b एंड m रेज्ड टू पावर c। कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है हमें लिखने में, ठीक है जी। क्लियर हुई बात, पूरी तरह से क्लियर हुई। तो फ्रीक्वेंसी के क्या है मेरे पास डायमेंशंस? फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस हैं मेरे पास ये m0 l0 t-1, बिकॉज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन ए सेकेंड है, तो हम लिखेंगे m0 l0 t-1, ठीक है। कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, खाली लेंथ था। व्हेन इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द लेंथ तो क्या आएगा, m0 l1 t0 रेज्ड टू पावर a, ठीक है। अगला क्या था? टेंशन। टेंशन वाज नथिंग बट द फोर्स, तो m1 l1 t-2 रेज्ड टू पावर b। और तीसरा था मास पर यूनिट लेंथ। मास तो है नहीं, मास पर यूनिट लेंथ है, m1 l-1 t0 रेज्ड टू पावर c, ठीक है जी। कोई परेशानी? मुझे लगता नहीं इसमें आपको कोई परेशानी आनी चाहिए। तो के ऐसे का ऐसे ही रहा, m0 l रेज्ड टू पावर a t0, ठीक है, एम बी एल रेज्ड टू पावर b t रेज्ड टू पावर माइनस ट्वाइस ऑफ b, और c में एम सी एल माइनस सी t0। बच्चे ये है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जब बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, m रेज्ड टू पावर b प्लस c, l रेज्ड टू पावर a प्लस b माइनस c एंड t रेज्ड टू पावर माइनस ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। 0 प्लस b प्लस c, b प्लस c आ गया, a प्लस b प्लस माइनस c आ गया, और t0 माइनस 2b माइनस 2b आ गया, ठीक है। और ये किसके बराबर है? m0 l0 t-1, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन बना लेते हैं, बना लें। तो क्या बन गई? b प्लस सी इक्वल टू 0, m वाली m के साथ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, a प्लस b माइनस सी इक्वल टू 0, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एंड माइनस 2b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से b की वैल्यू तो निकल गई बच्चे, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2, ठीक है। लेट इट बी योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन 4। ठीक है, b की वैल्यू तो निकल गई हमारे पास, b की वैल्यू निकल गई हमारे पास माइनस, सॉरी नॉट, +1/2। अब हम इक्वेशन 2 को देखते हैं, क्या है उसमें, b प्लस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर c की वैल्यू भी निकाल ली, b और c की वैल्यू निकाल ली, b और c की वैल्यू निकल गई। अब हम नेक्स्ट लेते हैं उसमें a की वैल्यू, तो क्या इक्वेशन हमारे पास बची, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, यही है ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, b की वैल्यू है हमारे पास, a हमें निकालना है, b की वैल्यू है हमारे पास 1/2, c की वैल्यू है -1/2 इक्वल टू 0, c की -1/2, b की 1/2, और ये बन जाएगा a प्लस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, a प्लस 1 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू -1 बन जाएगा। इसको ऐसे रख लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, हाफ प्लस हाफ ऐड किया, 1 बन गया -1। सो हमारे पास क्या मिल गया, a इज इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू -1/2। ठीक है जी, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू -1/2। पीछे देख लें, कोई परेशानी नहीं है। तो हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k l रेस्ट पावर a t रेस्ट पावर b m रेस्ट पावर c, यही है, l रेस्ट पावर a t रेस्ट पावर b m रेस्ट पावर c, यही है जी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k रखा हमने ऐसे, l की पावर आ गई -1। ठीक है, t की पावर आ गई 1/2। ठीक है जी, और m की पावर आ गई -1/2। ठीक है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, k ऐसे ही रख लेते हैं, l की -1/l हो जाएगा, और t 1/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय m 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, k 1/l रूट ऑफ t/m। दिस इज द फॉर्मूला। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो वी आर एबल टू कैलकुलेट द फॉर्मूला यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। सिंपली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ पे, टेंशन पे, मास पर यूनिट लेंथ पे। तो मुझे फॉर्मूला निकालना था, मैंने सिंपली यूज द डायमेंशंस, डायमेंशन फॉर्मूला पहले उनके बनाए और एक फॉर्मूला लिखा, और जब फॉर्मूला लिखा और सिंपल उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू की, और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू की एंड आई गॉट दिस वैल्यू। ठीक है, एंड आई गॉट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। चलो, मैंने आपके साथ जब स्टार्टिंग में बोला कि मैंने आपको बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसको भी हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है मास के ऊपर और एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू के एम ए कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर्स अलग कर लेता हूँ, x और y कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इनकी डायमेंशन नहीं ना पता, जब मुझे इनकी डायमेंशन नहीं पता तो मैं क्या लिखूँगा, डायमेंशन लिखूँगा पहले m1 l1 t-2, के आ गया, m मास है m1 l0 t0 रेस्ट टू पावर x, और m0 l1 t-2 रेस्ट टू पावर y। ठीक है, और जब मैं इनके पावर्स को सब्स्टिट्यूट करूँगा या सॉल्व करूँगा, mx l0 t0 m0 ly t twice of y, bases are same, powers are added, तो क्या हो जाएगा, m raised to power x l raised to power y t raised to power twice of y। ठीक है जी, ठीक है, बन गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1। ठीक है ना, क्योंकि ये है आपके पास m1 l1 t-2। ठीक है,
और अगले y की भी निकालनी है। जब t के लेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू k in 1. So what I'll get? I'll get f is equal to k m1 a1. तो आपने फॉर्मूला निकाल लिया बच्चे. इट्स ए सिंपल, वेरी सिंपल थिंग, वी कैन डिराइव दिस रिलेशनशिप. तो यहाँ पर वी मेक यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है. और थोड़ा सा कि जो फॉर्मूला है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड्स ऑन what factors or what terms to derive a formula. आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से. बेटा जो चीज़ भी करनी है, जो चीज़ भी समझनी है अच्छी तरह से, आपको सिर्फ देखना है कि वो किसके ऊपर क्या चीज़ निकालनी है, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, किस पे डिपेंड करती है वो हम लिखेंगे. ठीक है जी. आई होप आप सब लोगों को ये सब क्लियर हुआ होगा अच्छी तरह से. ठीक है. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में. अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए, हम इसको और भी डिस्कस करेंगे. चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच.